जब रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया तो ऐसा लगा, जैसा कि हम रशिया के बारे में जानते हैं कि वो एक सुपर पावर है, कि बस यूक्रेन तो गया, बर्बाद हो गया और जल्दी कुछ ही हफ्तों में गेम खत्म हो जाएगा। लेकिन आज 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया है इस जंग को, अभी भी चल रही है। रशिया के 1 लाख से ज़्यादा सिपाही मारे जा चुके हैं। अमेरिका और वेस्टर्न इकॉनमीज ने रशिया पर सैंक्शन लगा दिए। ऐसा लगा कि बस रशिया को अलग थलग कर देंगे। लेकिन स्विस बैंक के यूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से रशिया में 600 बिलियन से ज़्यादा डॉलर इकट्ठा हो गया है तेल बेच के 2022 में। और वहीं जो अमेरिका है उसके 5.59 ट्रिलियन वेल्थ गायब हो गया। अगर यूरोपियन यूनियन का भी जोड़ दें तो टोटल 10.9 ट्रिलियन वेल्थ जो है वो गायब हो गई है, इवेपोरेट हो गई है, बर्बाद हो गई है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, 5000 रॉकेट दाग दिए, उसके लड़ाके, उसके आतंकी पैराग्लाइडिंग से उतरे और पार्टी करते लोगों पे गोलियां मारी, 1200 से ज़्यादा लोगों को मार दिया, 250 से ज़्यादा लोगों को किडनैप करके ले गए। तो उन्होंने सोचा नहीं था कि इजराइल जब काउंटर अटैक करेगा तो क्या हाल करेगा। आज गाजा के 50,000 से ज़्यादा घर बर्बाद कर दिए हैं, लाखों लोग विस्थापित हो गए हैं, 11,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, उसमें से 4500 बच्चे हैं। जो हाल किया इजराइल ने हमास का, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि हमास और गाजा दोनों ही नक्शे से गायब हो जाएंगे। वहीं वो लोग जो तो इस जंग में लड़ रहे हैं और वो जो देश जो इस जंग में नहीं लड़ रहे, उन सब पर इसका असर हो रहा है। लेकिन क्या क्या इकोनॉमिक असर हो रहा है, इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों पे बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यूक्रेन और रशिया दोनों ग्लोबली 33% वीट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इस जंग में जो देश इनसे इंपोर्ट करते हैं, खास तौर पे जो लीस्ट डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जैसे कि सोमालिया, बेनिन, सूडान, ये 2/3 अपनी फूड रिक्वायरमेंट का इन्हीं देशों से इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर हाई इन्फ्लेशन हो गया। हाल में ही अर्जेंटीना, वहाँ पर 148% से ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। लोग अपने ओल्ड ब्रांडेड कपड़ों को बेच रहे हैं, इसका मतलब है कोई खरीद भी रहा है। वही हाल इंग्लैंड का हुआ। यूरोपियन देश जो कि पाइप्ड गैस और ऑयल खरीदते थे रशिया से, सस्ता पड़ता था, स्टेबल था। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो इन देशों ने, खासतौर पे यूरोपियन देशों ने सोचा कि अब हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, अब मिडल ईस्ट से तेल खरीदेंगे। हुआ सर इसका कि अब वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गई, खासतौर पर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, जो कि तेल मिडल ईस्ट से खरीदने पे पड़ी, क्योंकि जहाज़ों से, शिप से ये तेल यूरोप जा रहा है, वहाँ पे स्टोर हो रहा है, इस सबका खर्चा है। पहले पाइप से तेल आता था, बड़ा मजा था, स्टोरेज की बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इंग्लैंड का ये हाल हुआ कि वहाँ पर शॉपलिफ्टिंग बढ़ गई है। Shoplifters and shoplifting incidents in the UK are on the rise. वहाँ पर जोसेफ राउंड्री फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के हिसाब से 22 मिलियन लोग अपना फ्रिज अनप्लग कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि बिजली बचा सकें, ताकि पैसे बचा सकें। यूक्रेन जब यूएसएसआर से 1991 से अलग हुआ, तब से उसने जो जीडीपी ग्रो करवाई थी, इस जंग में 30 to 35% बर्बाद हो गया। आईएमएफ का मानना है कि इस साल 0.5% से ही यूक्रेन ग्रो करेगा। वहीं यूक्रेन ने गरीबी खत्म कर दी थी, अराउंड 5.5% रह गई थी, आज बढ़कर 24% हो गई है। यूक्रेन के 70 लाख से ज़्यादा लोग रिफ्यूजी बने हैं, खासतौर पे पोलैंड और पड़ोसी देशों में। कहाँ तक जंग पहुंची रशिया यूक्रेन की? आज 21 महीने से ज़्यादा हो गए इस जंग को। दोनों देश सुस्त पड़ने लगे हैं, हथियार कम होने लगे हैं। इवन यूरोपियन यूनियन के जो फॉरेन अफेयर्स के चीफ हैं, जोसेफ बोरेल, उन्होंने कहा है कि अब उनके पास स्पेयर वेपन्स नहीं है यूक्रेन को देने के लिए। इस बात को यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमास और इजराइल जंग के बाद अब लोगों का अटेंशन जो है शिफ्ट हो गया है। अब बात करते हैं क्यों हमास और इजराइल की जंग हुई। यहूदी धर्म का जन्म इसी इजरायली धरती पे हुआ जहां पे ये फलस्तीन है। लेकिन शासन बदलते गए, बदलते समय में जो ज्यूज हैं अलग अलग दुनिया के पार्ट्स में रहने लगे। लेकिन वहाँ पे उनके साथ भेदभाव, उनके साथ वायलेंस हुई। खासतौर पे आपने देखा होगा वर्ल्ड वार 2 के दौरान हिटलर ने कई लाख यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में बंद करके मार दिया। तो यहूदियों ने डिमांड की कि उनके लिए उनका एक देश होना चाहिए। जब ऑटोमन एम्पायर के बाद इंग्लैंड का राज इस एरिया में हुआ
तो 1947 में जिस तरह से उसने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया, वैसे ही फ़लस्तीन लैंड को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इजरायली लैंड और फ़लस्तीनी लैंड। लेकिन ये बात कुछ मुस्लिम देशों को पसंद नहीं थी। ये दो धर्मों का युद्ध है अपनी अपनी ज़रूरत के लिए। ये एक जगह पर पीसफुली रहना नहीं चाहते। इन सबको सेकुलरिज्म क्या होता है, पीसफुल एग्जिस्टेंस क्या होता है, शांति से रहना क्या होता है, कुछ नहीं पता। बस ये पता है कि ये ज़मीन हमारी है, दूसरा कोई और नहीं, हम ही रहेंगे। अब बात करते हैं 3 खेमों में बढ़ती दुनिया। वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, दोनों समय आपने देखा होगा कि दुनिया 3 खेमों में बटी। वही हाल इन दोनों वॉर्स में भी हुआ। जब रशिया यूक्रेन का जंग शुरू हुआ तो कुछ देश तो ऐसे आए जैसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए। कुछ देश रशिया जैसे कि नॉर्थ कोरिया, चाइना, बेलारूस, ये रशिया के सपोर्ट में आ गए। उसी तरह से कुछ देश जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका ऐसे देश रहे जो न्यूट्रल रहे, जो सभी को कह रहे थे कि भाई जंग मत करो, आप नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठ के बातचीत से करके निपटाओ। जब हमास और इजराइल का जंग हुआ 7 अक्टूबर को, तो भी यही हाल हुआ। हमास ने ये सोचा नहीं था कि मुस्लिम देश उसका साथ नहीं देंगे। हमास ने सोचा था कि जैसे ही मैं अटैक करूंगा और जब इजराइल मुझ पर अटैक करेगा तो सारे मुस्लिम देश इजराइल पर अटैक कर देंगे, जैसा पीछे हुआ है। लेकिन सिर्फ ईरान को छोड़कर कोई इतना जोर से इस बात को उठा नहीं रहा। ये साफ क्लियर हो गया कि हाल में ओआईसी की मीटिंग रियाद में हुई, जिसमें ये 57 देशों का जो ग्रुप है सारे आए थे। आप हैरान होंगे, 2012 के बाद पहली बार ईरान भी सऊदी अरेबिया गया। वहां पर अल्जीरिया ने एक प्रस्ताव रखा कि इजराइल का बायकॉट किया जाए और इजराइल के जहाज़ों का अरब मुल्कों में उनके एयर स्पेस में आने से मना कर दिया जाए। मगर आप हैरान होंगे, यूएई और सऊदी अरेबिया वो 2 पहले देश थे जिन्होंने इस प्रस्ताव में अड़चने डाली। इजिप्ट जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हो रहा है इससे, क्योंकि सिनाई पेनिनसुला जो है गाजा से लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमास के लड़ाके और वहाँ से फ़लस्तीन उधर ही आ रहे हैं, उसने भी अड़चने खड़ी कर दी। बस एक बात जरूर कही कि नहीं, इजराइल तुरंत जंग को बंद करे, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। वहीं रशिया यूक्रेन के जंग में भी यही हुआ। रशिया की यूक्रेन के जंग में भी ऐसा ही सोचा गया। मगर अभी हाल में एस जयशंकर ने कहा कि अगर इंडिया रशिया से तेल ना खरीद के वेस्ट को ना बेचता तो आज वेस्टर्न कंट्री में जो इन्फ्लेशन कम हो रही है वो और बड़ी होती, उनके लोगों को और परेशानी होती। सो वेस्टर्न कंट्रियों को इंडिया को थैंक्स कहना चाहिए। अगर आप डीप पॉलिटिक्स में जाएंगे तो ईरान जो है एक शिया देश है। ईरान मुस्लिम समाज का नेता बनना चाहता है। वही हमास सुन्नी है जो कि शिया सुन्नी की बनती नहीं। ईरान चाहता था कि हमास अटैक करे इजराइल पर, इजराइल हमास का बुरा हाल करते। और वहीं जो हिजबुल्ला है, शिया है, लेबनान में है और वो ईरान के सपोर्ट में है। और फिर हिजबुल्ला के थ्रू ईरान जो है इजराइल पर अटैक करवाए। यानी कि एक तरह से इजराइल पर अटैक ईरान हिजबुल्ला के थ्रू करवाना चाहता था, लेकिन हुआ टोटली इसके उल्टा। अभी मुस्लिम देश इकट्ठे नहीं हो रहे। हो ये रहा है कि ये मुस्लिम देश अब बस दिखावे के लिए सपोर्ट का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। इवन हिजबुल्ला और हौती जो दोनों सपोर्ट करना चाहते हैं हमास का, वो भी खुल के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हौती जो हैं वो यमन में है 1000 किलोमीटर दूर इजराइल से, और वहीं हिजबुल्ला बगल में तो है, उसके पास कहा जाता है 5 लाख से ज़्यादा ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के आयरन डोम को भेद के इजराइल पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अभी तक नजर यह आया कि इक्का दुक्का ही अटैक हिजबुल्ला कर रहा है। तो इसमें डीप पॉलिटिक्स है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सऊदी अरेबिया और इजराइल में बढ़ती नज़दीकियां, जो हमास नहीं पसंद कर रहा था, क्योंकि उसको लगता था क्योंकि सऊदी अरेबिया और हमास इकट्ठे हो गए तो फिर उसका जो कॉज है यानी कि फ़लस्तीन जगह तो छीन जाएगी हमेशा के लिए। इसीलिए वो इन दोनों के समझौतों में एक अड़चन पैदा करना चाहता, जो कि हो गया। अल्टीमेटली ये जियोपॉलिटिक्स है। हर कोई अपना हित साधना चाहता है, हर कोई ये देखना चाहता है कि इस जंग में मुझे कितना बेनिफिट है। अंत में दोस्तों, जिस तरह से हमास ने बर्बरता दिखाई, पार्टी करते हुए लोगों पर अटैक किया, इसे आप मिलिट्री अटैक नहीं कर सकते। हाँ, अटैक करता, नेतानियों को मार देता, फौज टू फौज, मिलिट्री टू मिलिट्री अटैक करता, तब इसे जंग मारते। तो जाहिर है जब इस तरह से बर्बरता कोई करता है तो उसका जवाब भी
ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना खड़ा हो, नेक्स्ट टाइम ऐसे हिमाकत ना करे, उसका जवाब भी वैसे मिलता है। वही हाल इजराइल ने अब हमास का किया है। लेकिन जिस तरह से इजराइल के बच्चे मरे, अब हमास के बच्चे मरते हैं, मगर हमास के लोग ज़्यादा मर रहे हैं, फलस्तीनी ज़्यादा मर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी दोनों फेल रह रहे हैं। ये भी कोई खास सोल्यूशन नहीं बना पाए। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ये संस्थाएं बनाई गई थी कि नया वॉर ना हो उसके लिए, मगर क्योंकि इसमें हित शामिल है, अपने अपने इंटरेस्ट शामिल है, इसलिए कोई इस पर कुछ नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, हल यही है कि इजराइल फलस्तीन एक साथ रहने का फैसला करें, नहीं तो 2 नेशन थ्योरी कर दिया जाए और इजराइल को इजराइल की ज़मीन और फलस्तीन को फलस्तीन की ज़मीन दे दी जाए, ताकि दोनों शांति से रह सकें। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस कैसा लगा? अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।